हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार बताया था। आज मैं आप लोगों को मिल के राज्य एवं शासन संबंधी विचार बताने जा रहा हूँ। मिल के राज्य एवं शासन संबंधी विचार, इसके अलावा मिल के जो भी राजनीतिक विचार हैं, सभी राजनीतिक विचारों को मैं इस वीडियो में समाप्त करूँगा। तो मेरा वीडियो आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपको यदि बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर से संबंधित अपने प्रश्न पत्र का, राजनीति विज्ञान के इस प्रश्न पत्र का, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के ऊपर अगर मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह। पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर आप जाकर वहां से आप मैटर प्राप्त कर सकते हैं। मैटर डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर वन लाइनर क्वेश्चन भी डाला हुआ है जो प्लेटो से लेके लास्की तक दिया गया है, और वह जो मैटर है आपके परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर जाकर वहां से मैटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मिल के राज्य एवं शासन संबंधी विचारों की तरफ। मिल ने अपने शासन संबंधी विचारों का और राज्य संबंधी विचारों का वर्णन अपनी पुस्तक द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में किया है। मिल ने राज्य और उसकी समस्याओं को प्राकृतिक मानने वाले और विकास का परिणाम मानने वाले दोनों के बीच सामंजस्य का मार्ग ग्रहण करता है, समन्वय का मार्ग ग्रहण करता है। यानी कि कुछ ऐसे चिंतक हैं जो राज्य को प्राकृतिक मानते हैं, कुछ ऐसे विचारक हैं जो राज्य को प्राकृतिक मानते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और प्राकृतिक तरीके से इसका विकास हुआ है। कुछ ऐसे विचारक हैं जो यह मानते हैं कि राज्य विकास का परिणाम है, राज्य का विकास हुआ है। तो मिल जो होता है इन दोनों के बीच का मार्ग ग्रहण करता है। वह न तो राज्य को पूर्ण रूप से प्राकृतिक मानता है, न तो पूर्ण रूप से विकास का परिणाम मानता है। मिल यह मानता है कि राज्य का विकास हुआ है, परंतु जड़ वस्तुओं की तरह न होकर इसका विकास चेतन वस्तुओं की तरह हुआ है। और राज्य की उत्पत्ति जो होती है वह मानव के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति मानव हित के लिए हुई है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उन सबका अस्तित्व मानव कल्याण में ही निहित है। यानी कि मानव कल्याण के लिए ही है जितने राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठनों की रचना क्यों होती है? क्योंकि राजनीतिक संगठनों की रचना इसलिए होती है कि इसमें मानव संगठन का कल्याण निहित है, मनुष्यों का कल्याण निहित है, मानव का कल्याण निहित है। मनुष्यों के कल्याण करने के लिए ही सभी राजनीतिक संगठनों की स्थापना होती है या राजनीतिक संगठनों का सृजन होता है। मिल कहता है कि सभी संस्थाएं अपने अस्तित्व की प्रत्येक अवस्था में अपना स्वरूप व्यक्ति के स्वैच्छिक प्रयत्नों के द्वारा ग्रहण करते हैं। यानी कि जो संस्थाएं होती हैं इनका अपने आप विकास नहीं होता है। व्यक्ति इसमें विकास कौन कर सकता है? मानव कर सकता है। विकास कौन करता है? मानव करता है। मनुष्य जैसे जैसे प्रगति करता जाता है वैसे वैसे वह राजनीतिक संस्थाओं में विकास करता जाता है। तो वह कहता है कि जिस तरह से अन्य वस्तुओं को मनुष्य के द्वारा अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है, उसी तरह से राजनीतिक संस्थाओं को, राज्य को, सरकार को भी मनुष्यों के प्रयत्नों के द्वारा अच्छा बनाया जा सकता है यदि बुरा बनाया जा सकता है। जैसे कि प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य को एक आदर्श रूप देता है। प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य को एक आदर्श रूप देता है, सबको समान सुविधाएं देता है, नैतिक गुणों का विकास करता है। सभी त्रिस्तरीय जो संरचनाएं होती हैं उस त्रिस्तरीय सूत्रों का पालन होता है। यानी कि शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग का पालन होता है। वहीं हम देखते हैं कि जो हाब्स के राज्य का सिद्धांत है उसने निरंकुश शासन की स्थापना की है, और जब निरंकुश शासन की स्थापना की है तो राज्य का स्वरूप दूसरा होगा। तो मिल कहता है कि जिस तरह से राज्य में रहने वाले मनुष्य होते हैं वैसे ही राज्य भी हो जाता है। मनुष्य अच्छा होता है तो राज्य भी अच्छा होता है, मनुष्य बुरा होता है तो राज्य भी बुरा हो जाता है। यानी कि शासक गण यदि अच्छे होते हैं तो शासन सदैव ही अच्छा होता है, यदि शासक गण बुरे हो जाते हैं तो राज्य पतन की ओर जाता है। यही मिल के सिद्धांतों का सार है। यानी कि शासन संबंधी विचारों का यही सार है कि शासक गण अच्छे होते हैं तो शासन अच्छा होता है, शासक गण बुरे होते हैं तो राज्य का पतन हो जाता है। मिल कहता है कि यह सब जो है वह मनुष्य की दक्षता के ऊपर निर्भर करता है, मनुष्य की बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है।
मिल कहता है कि राजनीतिक प्रणाली स्वयं कार्य नहीं करती है, बल्कि मनुष्य जैसा उसको बनाते हैं वैसा ही हो जाती है। तो राजनीतिक प्रणाली मनुष्यों के शांत होकर बैठ जाने से नहीं, बल्कि क्रियाशील होने से, सक्रिय योगदान के द्वारा क्रियाशील रहती है। जो राजनीतिक प्रणाली होती है वह मनुष्य के शांत बैठ जाने से नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से क्रियाशील रहने से ही वह प्रगति करती रहती है। यानी कि जो राजनीतिक प्रणाली क्रियाशील रहती है, हम शांत होकर बैठ जाएंगे तो राजनीतिक प्रणाली क्रियाशील नहीं रहेगी, बल्कि हम जब सक्रिय रूप से उसमें योगदान देंगे, राजनीतिक प्रणाली में योगदान देंगे, तभी राजनीतिक प्रणाली क्रियाशील रहेगी। और इसलिए राज्य को व्यक्तियों के गुणों और शक्तियों के अनुकूल ढाला जाना चाहिए। इसलिए मिल कहता है कि इसलिए राज्य को व्यक्तियों के शक्तियों और गुणों के अनुकूल ढाला जाना चाहिए जो इसके संचालन के लिए उपलब्ध है। राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में मानव इच्छा को दर्शाते हुए मिल ने लिखा है कि एक निष्ठावान व्यक्ति ऐसी सामाजिक शक्ति है। मिल ने लिखा है कि एक निष्ठावान व्यक्ति ऐसी सामाजिक शक्ति है जो 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर है। यानी कि एक व्यक्ति यदि अच्छा है और 99 व्यक्ति गलत हैं, यह स्वार्थी हैं, निकृष्ट हैं, कपटी हैं वगैरह, यानी कि दुर्गुणी हैं, और एक व्यक्ति जो है वह बहुत ही अच्छा है, उसमें लोक कल्याण का भाव है, राज्य के प्रति निष्ठा है, तो मिल कहता है कि एक निष्ठावान व्यक्ति ऐसी सामाजिक शक्ति है जो 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर होता है। तो मिल व्यक्ति के कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप को उचित मानना है। वह कहता है कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे कि मिल ने व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है और 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, एक स्व संबंधी कार्य और दूसरा स्व संबंधी कार्य, दूसरा पर संबंधी कार्य। तो वह जो स्व संबंधी कार्य है उस कार्यों में हस्तक्षेप का विरोधी है। वह कहता है कि राज्य व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए राज्य को, लेकिन पर संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो मिल व्यक्ति के कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप को उचित मानता है। उसकी मान्यता है कि व्यक्ति के सुख के लिए समाज का सुख आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसकी मानता है कि व्यक्ति के सुख के लिए समाज का सुख आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवन संघर्ष में सभी व्यक्ति समाज में समान नहीं होते हैं, सभी व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। यानी कि मिल कहता है कि व्यक्ति के सुख के लिए समाज का सुख आवश्यक नहीं है, अर्थात वो सामाजिक सुख को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। सामाजिक सुख, वो सामाजिक सुख को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। सामाजिक सुख, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक सुख, लेकिन वह व्यक्ति के सुख को महत्वपूर्ण मानता है। वह कहता है कि व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्तियों को सुख मिलना चाहिए। वह सामाजिक सुख के पक्ष में नहीं होता है, क्योंकि वह कहता है कि समाज में सभी व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, सभी लोग एक जैसी योग्यता नहीं रखते हैं, एक जैसी क्षमता नहीं रखते हैं, एक जैसा विवेक नहीं रखते हैं। तो ऐसे में सबको समान कैसे बनाया जाए, सबको समान सुख कैसे दिया जाए? तो हम सबको समान सुख नहीं दे सकते हैं। वह कहता है कि यदि राज्य सभी व्यक्तियों को सुखी बनाना चाहेगा तो राज्य में समस्त विषमताओं का अंत करना पड़ेगा। राज्य में जितनी भी विषमताएं व्याप्त हैं उन सभी विषमताओं का अंत करना पड़ेगा, तब राज्य सबको सुखी बना सकता है, सबको समान बना सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोग योग्यता में, दक्षता में, क्षमता में, विवेक में, बुद्धि में, बल में समान नहीं होते हैं। इसलिए सभी लोग भिन्न भिन्न सुखों का उपभोग करते हैं, वह एक समान सुखों का उपभोग नहीं करते हैं। तो वह सामाजिक सुख को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता है, वह व्यक्ति के सुख को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। फिर भी मिल चाहता था कि समानता स्थापित करने के लिए, सबको सुखी बनाने के लिए जो उद्योग धंधे हों, भूमि हो, शिक्षा हो इत्यादि पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार न रहे, कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार न रहे, बल्कि इस पर सभी लोगों का अधिकार हो, सभी लोगों को उद्योग स्थापित करने की छूट मिले, सबको शिक्षा प्राप्त करने की छूट मिले, सबको भूमि पर खेती करने के लिए छूट मिले। तो मिल समानता स्थापित करने के पक्ष में होता है, अधिकतम समानता स्थापित करने के पक्ष में मिल होता है। अब हम मिल के संविधान संबंधी विचारों से अवगत होते हैं। मिल कहता है कि राज्य का संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे कि नागरिकों का नैतिक और बौद्धिक विकास हो सके, नैतिक और बौद्धिक विकास हो सके।
क्योंकि जब तक राज्य का नैतिक और बौद्धिक विकास नहीं होगा तब तक राज्य का विकास नहीं होगा। नैतिक और बौद्धिक विकास राज्य का होना चाहिए, यानी कि शासन हम बहुत ही अच्छा कर दें, बहुत ही सुशासन ला दें, लेकिन हमारे नागरिकों का नैतिक विकास न हो, बौद्धिक विकास न हो, तो वह हमारे द्वारा शासन किया गया शासन वह व्यर्थ है, हमारे द्वारा किया गया शासन व्यर्थ है। मिल अनिवार्य सुख का समर्थक है, मिल अनिवार्य सुख का समर्थक है और इसे स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं मानता है। मिल राज्य द्वारा अनिवार्य सुख का समर्थक है। वह कहता है कि राज्य के द्वारा लोगों को अनिवार्य सुख प्रदान किया जाना चाहिए और यह स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं है। वह आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य के हस्तक्षेप का व्यापक नियंत्रण करने का समर्थन करता है। मिल आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य द्वारा व्यापक नियंत्रण करने का समर्थन करता है। वह कहता है कि नागरिकों के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए राज्य के द्वारा कानून बनाए जाने चाहिए और राज्य के द्वारा राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। मिल कहता है कि जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधे में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके मजदूरी यानी कि उनके कार्य करने के घंटे निश्चित किए जाने चाहिए, उनके कार्य करने के घंटे निश्चित किया जाना चाहिए। उनके पारिश्रमिक दर भी निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी कि पारिश्रमिक का मतलब मजदूरी, उनकी मजदूरी भी निश्चित किया जाना चाहिए। उनको आराम करने का घंटे निश्चित किया जाना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति 8 घंटे काम करता है तो लगातार 8 घंटे काम करता रहे, उसको बीच में रेस्ट भी चाहिए। तो 4 घंटे के बाद हम देखते हैं कि मिल फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में 4 घंटे के बाद एक अंतराल होता है, रेस्ट होता है आधे घंटे का। उस रेस्ट में व्यक्ति जो होता है नाश्ता लेता है, आराम करता है, उसके बाद फिर वह काम करना शुरू कर देता है। यानी कि जो न्यूनतम कार्य करने के घंटे हैं वह 8 घंटे हैं, 8 घंटे नियत किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा और विभिन्न देशों में भी यही काम करने के घंटे निश्चित किए गए हैं। तो इस तरह से मिल जो होता है वह राज्य के लिए रचनात्मक और निषेधात्मक 2 प्रकार के कार्य बताता है। राज्य के कौन कौन से कार्य हैं? रचनात्मक और निषेधात्मक। रचनात्मक और निषेधात्मक। रचनात्मक और निषेधात्मक 2 प्रकार के कार्य वह बताता है। मिल के अनुसार रचनात्मक कार्य वह हैं राज्य इसे स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करे जिससे विचार मंथन हो सके, विचार मंथन हो के, यानी कि विचार मंथन हो सके, सत्य की अनुभूति हो सके या सत्य की खोज हो सके। इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए राज्य के द्वारा। व्यक्ति अनुभव प्राप्त कर सके, अपनी बुद्धि का विकास कर सके, अपने चरित्र का निर्माण कर सके, अर्थात राज्य के द्वारा इस प्रकार के वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास हो सके, उसके चरित्र का विकास हो सके, बौद्धिक प्रवृत्ति का विकास हो सके, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास हो सके, वह विचार अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास हो सके, उसके चरित्र का निर्माण हो सके। तो इस तरह से वातावरण राज्य का होना चाहिए। राज्य के द्वारा इस तरह नागरिकों के विकास के लिए इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए। राज्य के द्वारा नागरिकों के विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए इस तरह से वातावरण का निर्माण करना चाहिए कि सभी व्यक्तियों का नैतिक और बौद्धिक विकास हो सके, चरित्र का निर्माण हो सके। और निषेधात्मक कार्य मतलब कि जो राज्य को नहीं करने चाहिए। मिल कहता है कि व्यक्ति अथवा समाज पर प्रतिबंध लगाना राज्य का निषेधात्मक कार्य है। निषेधात्मक कार्य का मतलब जिसपे मनाही करता है, मनाही करना। निषेधात्मक का मतलब मनाही करना, मना करना कि यह कार्य नागरिकों को नहीं करना चाहिए। मिल सामाजिक अव्यवस्था, अराजकता, अशांति आदि के समय राज्य के हस्तक्षेप में न्यायपूर्ण और समाज हित, राज्य के हस्तक्षेप को न्यायपूर्ण और समाज हित में मानता है। यानी कि जब राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, अराजकता उत्पन्न हो जाती है, अशांति उत्पन्न हो जाती है, गृह युद्ध का वातावरण हो जाता है या गृह युद्ध की संभावना उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और इस हस्तक्षेप को मिल न्यायपूर्ण मानता है और समाज हित में मानता है। वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों की मर्यादा भंग होने पर राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। यानी कि व्यक्ति जब अपनी मर्यादा भंग कर दें, समाज जब अपनी मर्यादा भंग कर दें, तो ऐसी स्थिति में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे यदि कोई रात को लाउड स्पीकर बजाता है,
रात को जो होता है व्यक्ति लाउड स्पीकर बजाता है और सभी लोग 10 बजे सो जाते हैं, सोने का टाइम होता है, वह रात भर लाउड स्पीकर बजाता रहता है। तो यह तो उसको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन अन्य लोगों की स्वतंत्रता क्या है, खतरे में है, प्रतिबंधित है। अन्य लोगों के सुख चैन बाधित हो रहा है, उनकी सुविधाएं बाधित हो रही हैं। तो ऐसे में राज्य उस व्यक्ति को लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि चूंकि लाउड स्पीकर के द्वारा व्यक्तियों की नींद में बाधा उत्पन्न की जा रही है, अधिकांश व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि समाज हित को देखते हुए लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इसी तरह से मिल करता है कि युद्ध के समय, उपद्रव के समय, राजनीतिक संकेत अथवा किसी आपात स्थिति में, यानी कि राजनीतिक विघटन और किसी आपात स्थिति में लगाए जाने वाले राजकीय प्रबंधों को भी मिल उचित मानता है। मिल कहता है कि राजकीय शांति व्यवस्था कानून बनाए रखने के लिए राज्य किसी भी हद तक जा सकता है, वह किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकता है राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की शांति के लिए, राज्य को खतरे से बचाने के लिए। तो मिल कहता है कि राज्य को जो कार्य करने चाहिए वह कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं। जैसे पहला कार्य है निषेधात्मक में कि बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा, यानी कि राज्य की सुरक्षा का कार्य करना चाहिए, राज्य की सुरक्षा का कार्य करना चाहिए। मिल कहता है कि राज्य को अपने राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, अपनी राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, बाह्य आक्रमणों, आंतरिक अशांति से देश की रक्षा करनी चाहिए। वह कहता है कि राज्य को सेना की व्यवस्था करनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था करना चाहिए, सेना और पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए, सेना की व्यवस्था करना चाहिए ताकि उसकी देश की सीमाओं की रक्षा किया जा सके, पुलिस की व्यवस्था करना चाहिए ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके, समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके। फिर वह कहता है राज्य को विधानमंडल का निर्माण करना चाहिए, एक व्यवस्थापिका बनाई जानी चाहिए जिसके द्वारा विधि का निर्माण हो, व्यवस्थापिका बनाई जानी चाहिए जिसके द्वारा विधि का निर्माण हो, यानी कि विधानमंडल की रचना करना चाहिए। इसके अलावा वह कहता है कि राज्य को न्यायालय की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सभी लोगों को समुचित न्याय मिल सके, सभी लोगों को समुचित न्याय मिल सके और अपराधियों के लिए दांडिक व्यवस्था को कायम किया जा सके, दांडिक व्यवस्था को संपादित किया जा सके। इसके अलावा मिल कहता है कि लोगों को चेतावनी देने का कार्य, लोगों को चेतावनी देने का कार्य और अनुचित कार्यों को करने से रोकना, चेतावनी और अनुचित कार्यों को करने से रोकने का कार्य राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। अब आइए देखते हैं शासन संबंधी विचार, मिल के शासन संबंधी विचार। अभी मैंने आप लोगों को राज्य संबंधी विचारों से अवगत कराया। अब आइए देखते हैं कि मिल के शासन संबंधी विचार। मिल कहता है कि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली वह नहीं है, मिल कहता है कि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली वह नहीं है जो अत्यधिक कुशल हो, बल्कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली वह है जो अपने नागरिकों में उत्तम गुणों का विकास करती हो, गुणों का विकास करती हो, गुणों का विकास करती हो, जो नागरिकों को नैतिक बनाती हो, बौद्धिक बनाती हो, चारित्रिक विशेषताओं, चारित्रिक विकास करती हो, तो सबसे अच्छी शासन प्रणाली वही है। तो इस दृष्टि से मिल लोकतांत्रिक शासन पद्धति को या लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानता है, क्योंकि इसी में सबका विकास होता है। लोकतंत्र में को ही सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानता है क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति में ही सबका विकास होता है, सबको अवसर मिलते हैं, सभी लोग राजनीतिक सहभागिता में सभी लोग राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। मिल कहता है कि सच्चा प्रजातंत्र वह है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन की क्रियाओं में भाग लें। सच्चा लोकतंत्र कौन सा है? जिसमें सभी व्यक्ति शासन क्रियाओं में भाग लें। यद्यपि सर्वोत्तम आदर्श शासन वह है जिसमें सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति या संप्रभुता पूरे समाज की योग्यता युक्त इकाई में हो, यानी कि पूरे समाज की संप्रभुता कहाँ हो? संप्रभुता कहाँ होनी चाहिए? समस्त समाज में होनी चाहिए, समाज में होनी चाहिए। लेकिन इस समाज के जो योग्य लोग हैं उन्हीं में होना चाहिए। सब लोग जो योग्य नहीं होते हैं, वह योग्य लोगों में, यानी कि योग्य लोगों में संप्रभुता निहित हो, समाज के योग्य लोगों में संप्रभुता निहित हो और प्रत्येक व्यक्ति इस संप्रभुता के निर्माण में, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान हो,
प्रत्येक व्यक्ति का योगदान किसमें हो? इस संप्रभुता के निर्माण में हो, और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को भी पूरा करे। यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है इस समाज या राज्य का, जो प्रत्येक व्यक्ति है अपने कर्तव्यों का पालन करे और शासन में सहभागिता करे, शासन की नीति निर्माण में भाग ले, संप्रभुता के निर्माण में भाग ले, संप्रभुता के निर्माण में भाग लेकर अपने कर्तव्यों को पूरा करे, अपने के साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करे। परंतु मिल कहता है कि वर्तमान में अधिक जनसंख्या के कारण अधिकांश देशों में लोकतंत्र संभव नहीं है। जो देश बहुत ही बड़े हैं, जो विशाल जनसंख्या वाले देश हैं, वहाँ पर लोकतंत्र संभव नहीं है। तो इसके लिए मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली का सुझाव देता है। प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली, प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली जो अधिकांश देशों में है, प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली या प्रतिनिधि लोकतंत्र, वह प्रतिनिधि लोकतंत्र का सुझाव देता है। वह कहता है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था ही सबसे अच्छी होती है, सबसे उपयुक्त होती है और सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानी जा सकती है। और इसलिए मिल कहता है कि राज्य का शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? जनता के माध्यम से। राज्य का शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इन्हीं के द्वारा शासन किया जाना चाहिए। जैसे हम भारत का उदाहरण देते हैं कि भारत की आबादी लगभग 1 अरब 35 करोड़ है। यहाँ इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है, लगभग 21-22 करोड़ की जनसंख्या है। तो ऐसे में हम कहें कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो यह लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र है? प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। हम अपना शासन स्वयं नहीं करते हैं। जैसा कि अब्राहम लिंकन का कहना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के ऊपर शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के ऊपर शासन लोकतंत्र है। यानी कि हम विधि निर्माण की क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, शासन की गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं। हम केवल चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं, केवल वोट देते हैं। उसके पश्चात हम 5 साल बैठे रहते हैं। 5 साल हमारा प्रतिनिधि क्या करता है, इसे हमें सरोकार नहीं होता है। जबकि स्विट्जरलैंड ऐसी शासन व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड स्विस शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि यहाँ के प्रतिनिधि को लोकतंत्र की समस्त विशेषताएं प्राप्त हैं। यानी कि जैसे प्रत्यावाहन का अधिकार, प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार, यदि उनका प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त है, रिश्वतखोर में लिप्त है, या वह जो जिन प्रतिनिधियों को चुने हैं वह कार्य नहीं करता है, तो उनको समय से पहले ही वापस बुला सकते हैं, जिसको राइट टू रिकॉल कहा जाता है, जो 2013 में अन्ना के द्वारा चलाया गया था कांग्रेस सरकार के दौरान, कि हमें अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार है। एक बार प्रतिनिधि तो हम चुन लेते हैं, 5 साल फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। वह अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को खाने के लिए बनाता रहता है, देश का विकास में योगदान नहीं रहता है, अपने जो निधि होती है उस निधि को विकास कार्यों में खर्च नहीं कर पाता है, तो जनता कुछ नहीं कर पाती है। फिर 5 साल के बाद दूसरे का निर्वाचन किया जाता है, फिर उसकी स्थिति ऐसी ही रहती है। यानी कि जनता का कोई योगदान नहीं रहता है नीति निर्माण में। यही जो विधानसभा के 403 लोग हैं और संसद के जो 543 और 245, ये संसद के जो लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य कहाँ हैं? राज्यसभा में हैं। तो यही लोग मिलकर कानून बनाते हैं। 543 और 245, 5-3 8, 4-4 8, 5-2 7, 788। यह जो 233 होते हैं इनका निर्वाचन होता है, आनुपातिक पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। जो 12 सदस्य होते हैं वह मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर मान लें तो 788 सांसद जो होते हैं, एमपी होते हैं, पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। यानी कि 1 अरब 35 करोड़ की आबादी के लिए केवल 788 लोग कानून बनाते हैं। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र कब होता है? जब हम स्वयं कानून में भाग लेते हैं, कानून निर्माण में भाग लेते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, या जो हमारा नेता गलत कार्य कर रहा है उनको हम हटा दें,
यानी कि उनको हम वापस हटा दें, वापस बुला दें, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें, उसको वापस बुला दें, क्योंकि ये बहुत बड़े देशों में संभव नहीं। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, इसलिए वहाँ लोकतंत्र के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सभी गुण विद्यमान हैं। हमारा भारत बहुत विशाल देश है, इसलिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो मिल इसी का समर्थन करता है, मिल इसी का समर्थन करता है प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली का। वह कहता है कि जिन देशों की संख्या विशाल होती है वहां पे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाना चाहिए। मिल कहता है प्रतिनिधि सरकार वह है जो 3 शर्तों की पूरी करती है। यानी प्रतिनिधि सरकार कौन सी है? जो 3 शर्तों को पूरा करती हो। जैसे पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है जनता प्रतिनिधि सरकार को स्वीकृति प्रदान करे, जनता के द्वारा उनको स्वीकृति प्राप्त हो प्रतिनिधि सरकार को। दूसरी शर्त यह होती है कि इसमें प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली में अस्थायित्व का भाव हो, यानी कि इसमें यह एक अस्थायी पद्धति हो। जनता ने इसको अस्थायी पद्धति बना दिया है। प्रतिनिधि सरकार अस्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित हो, अर्थात अस्थायी सरकार के लिए ये सब कुछ किया जाए। यानी प्रतिनिधि सरकार जो होती है उसका एक अस्थायी सरकार हो और इस अस्थायी सरकार के लिए कुछ न कुछ किया जाए, इसी अस्थायी सरकार के द्वारा कार्य किया जाए। तीसरी विशेषता यह है कि इस प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली में जनता की भागीदारी हो, भागीदारी भी हो। किसकी भागीदारी हो? जनता की भागीदारी हो इस प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली में। यानी कि सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जनता की भागीदारी हो। तो इस प्रकार की जो शासन प्रणालियां होती हैं वह प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली होती है। मिल कहता है कि प्रतिनिधि शासन का अर्थ है कि संपूर्ण नागरिक या उनका अधिकांश भाग जो समय समय पर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन करते हैं, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन करते हैं और शासन की अंतिम सत्ता को, जिसका प्रत्येक शासन में कहीं न कहीं अस्तित्व अनिवार्य है, अपने नियंत्रण में रखते हैं। यानी कि जनता अपने नियंत्रण में रखती है। यानी कि ये प्रतिनिधि जो होते हैं यदि मनमाना कार्य करते हैं तो फिर एक नियत समय के पश्चात इनको हम बदल देते हैं, इनको हम हटा देते हैं, किसी दूसरे प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। तो मिल कहता है कि प्रतिनिधि सरकार के कुछ तत्व होते हैं। मिल ने प्रतिनिधि सरकार के कुछ तत्वों को भी अवगत कराया है। प्रतिनिधि सरकार के तत्व, पहला तत्व मिल कहता है कि प्रतिनिधि सरकार के कुछ तत्व होते हैं। पहला तत्व है कि संपूर्ण या अधिकांश लोगों का शासन में प्रतिनिधित्व, यानी कि अधिकांश जनता का शासन में प्रतिनिधित्व, अधिकांश जनता का प्रतिनिधित्व या संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व, संपूर्ण जनता या अधिकांश जनता का शासन में प्रतिनिधित्व। दूसरा है यानी कि पहला क्या हो गया? शासन में प्रतिनिधित्व, शासन में प्रतिनिधित्व। और दूसरा हो गया सत्ता पर नियंत्रण, अधिकांश लोगों का सत्ता पर नियंत्रण, अधिकांश लोगों का सत्ता पर नियंत्रण स्थापित हो। और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, और तीसरा है निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार में प्रतिनिधित्व। जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वह प्रतिनिधि मिलकर सरकार का गठन करते हैं। और चौथा है नियंत्रण शक्ति का संविधान में स्थान, संविधान में स्थान, यानी कि जो सरकार है, जो प्रतिनिधि सरकार है, उसका स्थान संविधान में दिया जाना चाहिए, संविधान के द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। और यदि किसी देश में संविधान नहीं है तो जनता का नियंत्रण होना चाहिए, सरकार पर, शासन पर, सत्ता पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? जनता का नियंत्रण होना चाहिए। और पांचवा तत्व है स्वस्थ परंपराएं, कि प्रतिनिधि सरकार में स्वस्थ परंपराएं हो और एक परंपरा जो बना दी गई हो उस परंपराओं का पालन किया जाए, उस परंपरा का पालन किया जाए, प्रत्येक दलों के द्वारा किया जाए, प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, प्रत्येक सरकार के द्वारा किया जाए। परंपराएं दिन प्रतिदिन चेंज न किया जाए, बदला न जाए। छठा तत्व है सरकार के अंगों का विभाजन, सरकार के अंगों का विभाजन, यानी कि जो सरकार के अंग हैं जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका,
इन अंगों का विभाजन हो, इनको शक्तियाँ सौंपी जाएं और यह एक दूसरे के कार्यों में नियंत्रण न करें, एक दूसरे पर नियंत्रण न करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। यानी कि इनके कार्यों का निश्चित बंटवारा हो जाना चाहिए, सरकार के अंगों का कार्यों का निश्चित बंटवारा हो जाना चाहिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब लोग अपना अपना कार्य करते रहें, एक दूसरे पर नियंत्रण न करें और एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें, यानी कि नियंत्रण और हस्तक्षेप से मुक्त हों। परंतु एकदम उनको नियंत्रण मुक्त भी किया जाना नहीं चाहिए, परंतु नियंत्रण मुक्त भी नहीं कर देना चाहिए, बल्कि अवरोध और संतुलन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। यानी कि जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका हो उनमें सामंजस्य हो, यानी कि एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, एक दूसरे के ऊपर अधिक नियंत्रण न करें, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहें, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहें और संसद के द्वारा कानून बनाया जाए, इन कानून के द्वारा इनकी शक्ति निश्चित की जाए। फिर मिल करता है कि प्रतिनिधि शासन के लिए आवश्यक है कि एक संगठित विरोधी दल हो, एक विरोधी दल हो, एक सशक्त और संगठित विरोधी दल होना चाहिए। बिना विरोधी दल का लोकतंत्र की सफलता नहीं हो सकती, लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। बिना विरोधी दल का लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है या शासन सफल नहीं हो सकता है। और फिर वह कहता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचन होना चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन होना चाहिए ताकि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में प्राप्त हो सके। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जब निर्वाचन होगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे, जो व्यवसायिक वर्ग होगा, अल्पसंख्यक वर्ग और व्यवसायी वर्ग को भी शासन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है। फिर वह कहता है 9वां, सार्वजनिक मताधिकार। मताधिकार सबको प्राप्त होने चाहिए, सभी लोगों को मत देने की छूट मिलनी चाहिए और जब सभी लोगों को मत देने की छूट मिलेगी तो सभी लोग खुलकर शासन में भाग लेंगे, लोकतंत्र में भाग लेंगे और वह लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए वह कार्य करते रहेंगे। तो इस तरह से मिल सार्वजनिक मताधिकार का समर्थक करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सुझाव दिया है। तो सही रूप में प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए मिल ने उदारवादी समाज की आवश्यकता पर बल दिया है, उदारवादी समाज की आवश्यकता पर बल दिया है। यदि जनता उदासीन है तो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं होगी। मिल कहता है कि जनता यदि उदासीन है, जनता अगर शासन की तरफ ध्यान नहीं देती है, सत्ता की तरफ ध्यान नहीं देती है, प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं देती है, यानी कि जनता उदासीन है तो प्रतिनिधि सरकार सफल नहीं होती है। यदि जनता सक्रिय है तो ऐसे स्थान के लिए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था उपयोगी होगा। इसलिए जनता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि हमेशा जनता को चाहिए कि वह सरकार की आलोचना करे, गलत कार्यों की आलोचना करे और हमेशा एक पैनी दृष्टि बनाए रखे कि सरकार कोई अहित यानी कि जनहित के विरुद्ध तो कार्य करने नहीं जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ही लोकतंत्र सफल हो सकता है या प्रतिनिधित्वात्मक शासन प्रणाली सफल हो सकती है। ये मैंने आपको शासन संबंधी विचार बताया। मिल के शासन संबंधी वह किसको मानता है, वह किसको अच्छी शासन प्रणाली मानता है, प्रतिनिधित्वात्मक शासन प्रणाली को अच्छी मानता है। और वह प्रतिनिधि सरकार के कुछ तत्वों को बताता है कि यदि इतने तत्व होते हैं तो वह शासन बहुत ही उपयुक्त होता है, प्रतिनिधि सरकार बहुत ही अच्छी होती है या प्रतिनिधित्वात्मक शासन प्रणाली बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली होती है। यह बड़े देशों के लिए होती है, लेकिन छोटे देशों के लिए वह लोकतंत्र को उपयुक्त मानता है। तो मिल ने दो प्रकार की शासन प्रणालियों की बात कही है, एक लोकतंत्र छोटे देशों के लिए, बड़े देशों के लिए प्रतिनिधित्वात्मक शासन प्रणाली। आइए अब चलते हैं मिल के निर्वाचन संबंधी सुझाव की तरफ। मिल ने निर्वाचन के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं, आइए देखते हैं कि मिल ने निर्वाचन के संबंध में कौन कौन से सुझाव दिए हैं। मिल ने निर्वाचन के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए हैं। जैसे पहला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मताधिकार के लिए शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करना, संपत्ति संबंधी योग्यता का निर्धारण करना, निर्वाचन के लिए बहुल मताधिकार देना, खुला मतदान, स्त्री मताधिकार। मिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है।
मिल कहता है कि अल्पमत भी बहुमत के समान अधिकार रखते हैं। मिल कहता है कि अल्पमत भी बहुमत के समान अधिकार रखते हैं। यदि अल्पमतों की बात देश के शासन संचालन के संबंध में सुनी नहीं जाती है तो जनतंत्र की स्थिति को स्वस्थ और संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। जनतंत्र की स्थिति को स्वस्थ और संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। इसलिए मिल कहता है कि अल्पमतों को भी महत्व दिया जाना चाहिए, अल्पमतों की भी बातें सुनी जानी चाहिए। और इसलिए वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। वह कहता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है उसको भी शासन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। अतः मिल का कहना था कि समाज के सभी वर्गों का अपनी संख्या के अनुपात में सरकार में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि तभी जनतंत्र को वर्ग हितकारी शासन से सर्वहितकारी शासन में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि जनतंत्र को वर्ग हितकारी शासन प्रणाली से सर्वहितकारी शासन प्रणाली में परिवर्तित किया जा सकता है और इसे आदर्श की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जा सकता है। मिल मताधिकार के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता है। मिल कहता है कि ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वही लोग सरकार की कार्यशैली का विश्लेषण कर सकते हैं। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग है, वही सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, सरकार की कार्यों की तुलना कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। अनपढ़ व्यक्तियों में तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होती है और सामान्य जानकारी का अभाव होता है। अनपढ़ व्यक्ति यह समझ नहीं पाता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार की शासन व्यवस्था जनता में लागू की जानी चाहिए। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वह सरकार की बातों को आसानी से समझ सकते हैं, सरकार के नीति को, सरकार के चाल को आसानी से समझ लेते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। यानी कि वह केवल पढ़े लिखों को ही मतदान देने का, अर्थात वह केवल पढ़े लिखे लोगों को ही मत देने का समर्थन करता है। वह शैक्षिक मताधिकार के साथ साथ वह संपत्ति संबंधी भी योग्यता लगाता है। वह कहता है कि शैक्षिक योग्यता के साथ साथ मिल संपत्ति संबंधी योग्यता भी मतदाताओं के लिए निर्धारित करता है। वह कहता है जिनके पास संपत्ति होती है मताधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए, मताधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो कर देते हैं। मिल कहता है कि मताधिकार जो सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो कर देते हैं, क्योंकि संपत्तिहीन व्यक्तियों की तुलना में संपत्तिशाली व्यक्ति अधिक उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो संपत्तिशाली वर्ग होता है वह अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है, वह समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सरकार के प्रति अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो संपत्तिहीन व्यक्ति होता है वह केवल अपनी रोजी रोटी में लगा रहता है, उसको देश की चिंता नहीं रहती है, समाज की चिंता नहीं रहती है, राष्ट्र की चिंता नहीं रहती है, सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, सरकार में कौन कौन लोग हैं, इन सब बातों से अनपढ़ गंवारों का मतलब नहीं होता है, यानी कि संपत्तिहीनों का मतलब नहीं होता है। मिल बहुल मताधिकार का समर्थन करता है। वह एक व्यक्ति को एक से अधिक वोट देने का समर्थन करता है। मिल वास्तविक जनतंत्र की स्थापना हेतु उच्च बौद्धिक एवं नैतिक चरित्र रखने वाले व्यक्तियों को बहुल मताधिकार देने के पक्ष में होता है, बहुल मताधिकार देने के पक्ष में होता है। वह कहता है कि कम शिक्षितों की तुलना में बौद्धिक एवं नैतिक व्यक्तियों को एक से अधिक मत का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह से मिल शैक्षिक मताधिकार का समर्थन करता है। वह कहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संपत्तिशाली लोग हैं, उनको एक से अधिक वोट मिलना चाहिए, उनको एक से अधिक मत का अधिकार मिलना चाहिए। खुला मतदान, जहां बेंथम ने गुप्त मतदान का समर्थन किया है, वहीं मिल ने खुला मतदान का समर्थन किया है, क्योंकि वह कहता है कि गुप्त मतदान में बेईमानी हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है और बेईमानी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, जबकि खुला मतदान एक पवित्र कर्तव्य होता है जिसका प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं वरन सामाजिक हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस तरह से मिल खुले मतदान का समर्थन करता है कि मतदान का स्वरूप जो होना चाहिए वह खुला होना चाहिए। वह स्त्री मताधिकार का भी समर्थन करता है। मिल कहता है कि जैसा कि मिल के ऊपर हैरियट टेलर का प्रभाव पड़ता है और वह स्त्री समानता का पक्षधर हो जाता है, स्त्री मताधिकार का पक्षधर हो जाता है, इसलिए मिल जो होता है वह स्त्रियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में होता है, जबकि बेंथम सिर्फ पुरुष मताधिकार का ही समर्थन करता है। तो स्त्री मताधिकार का समर्थन उसने स्त्री पुरुष समानता के आधार पर किया था। उसने पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर नियंत्रण एवं प्रतिबंध की आलोचना की थी और उसे सामाजिक प्रगति में एक बाधक बताया था। मिल नहीं चाहता था कि जो पुरुष वर्ग है वह स्त्रियों की आलोचना करे, स्त्रियों पर नियंत्रण स्थापित करे और स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाए। वह स्त्री स्वतंत्रता को
सामाजिक प्रगति में उपयोगी साबित करते हुए वह कहता है कि स्त्रियों के सामाजिक क्षेत्र में आगमन से जनसाधारण के सामान्य विश्वासों और भावनाओं पर उदात्त प्रभाव पड़ेगा और समाज को उनके मानसिक गुणों से लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। स्त्री पुरुष समानता और स्वतंत्रता के इसी विचार के आधार पर उसने स्त्री मताधिकार का समर्थन किया और उसे महत्वपूर्ण बतलाया। उसने कहा कि नारी और पुरुष में यदि कोई अंतर है तो उस आधार पर नारी को पुरुषों की तुलना में मताधिकार अधिक आवश्यक है। यानी कि वह कहता है कि यदि किसी भी आधार पर नारी और पुरुष में यदि कोई अंतर है तो नारियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक मताधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से वे पुरुषों की अपेक्षा निर्बल होने के कारण अपनी रक्षा के लिए कानून और समाज पर उनको अधिक निर्भर रहना पड़ता है। अपनी रक्षा के लिए नारियों को समाज और कानून पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनको और अधिक अधिकार मिलना चाहिए। अतः मिल कहता है कि सुरक्षा और विकास दोनों की दृष्टि से महिलाओं के लिए मताधिकार आवश्यक है, इसलिए उन्हें बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस तरह से मिल स्त्रियों को मताधिकार देने के पक्ष में होता है, मताधिकार का समर्थन करता है। मिल के सुझाव से फिर इंग्लैंड में जाकर बाद में स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त होने लगा। तो इस वीडियो मैंने आपको मिल के शासन संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार और निर्वाचन के संबंध में मिल द्वारा दिए गए सुझावों से अवगत कराया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।